तो इस लेक्चर के इस पार्ट में हम लोग ना फटाफट थर्मल प्रॉपर्टी सीखेंगे। ये पार्ट जेई और नीट में बहुत कम आता है, मतलब हार्डली कभी आता है, और इसमें जो पूछने वाली पॉइंट्स हैं वो 2-4 फॉर्मूला बेस्ड चीजें हैं, इसलिए इनको फटाफट देख लेते हैं। इसमें ज्यादा समय और एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं, मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस देखे उसमें बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, तो फटाफट कर लेते हैं। हीट एंड टेम्परेचर यहीं से स्टार्ट होता है एक्चुअली ये थर्मल प्रॉपर्टी वाला चैप्टर, तो मैंने कुछ बातें एनसीईआरटी से डायरेक्ट बोरो करी है। टेम्परेचर को समझने के लिए हमें पता है कि रिलेटिव मेजर और इंडिकेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है। अगर आपको कोई छोटा बच्चा मिल जाए और वो मान लीजिए आप चाय पी रहे हो और गर्म कप की तरफ भाग रहा है, आप बोल रहे बेटा ये गर्म है, वो बहुत ही छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता गर्म का मतलब क्या है, वो फिर से तुम्हारे कप को छूने के लिए जा रहा है, आप कह रहे नहीं बेटा ये गर्म है, मत छुओ मत छुओ, लेकिन एक बार धीरे से उसका हाथ पकड़ के हल्के से कप में टच करा दो तो उसको एक सेंसेशन मिलेगा, उसको पता चल जाएगा गर्म क्या होता है। इसी तरह का इंडिकेशन जिससे किसी ऑब्जेक्ट को टच करने पर मुझे ठंडा या गर्म लगता है, उसको हमने टेम्परेचर से रिलेट कर दिया। लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में टेम्परेचर मेजर करने के कुछ तरीके हमने बना रखे हैं, उनको मेनली हम लोग थर्मोमीटर कहते हैं। बहुत सारे थर्मोमीटर है। और हीट क्या होता है? एक गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ एक थर्मल जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसी को हम हीट कहते हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन टू बॉडीज और सिस्टम सराउंडिंग। हम बोल देते हैं कि भैया ये हमारा ये हमारी चाय बन रही है और ये बर्नर से जो फ्लेम उठ रही है उस फ्लेम से ये चाय गर्म हो रही है, तो बर्नर के फ्लेम से हीट निकल के चाय की तरफ जा रही है। इस तरह का ट्रांसफर ऑफ हीट इज थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर। हमने एक बस टेम्परेचर ग्राफ सीख लेना है कि ये जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के दो हमारे पास थर्मोमीटर होते हैं, स्केल्स होते हैं दो अलग अलग, उनके आपस के रिलेशन क्या है, क्योंकि कई बार ऐसा सवाल हो सकता है बन जाए जिसमें टेम्परेचर सेल्सियस में दिया होगा, फ़ारेनहाइट में पूछा होगा, या फ़ारेनहाइट में दिया होगा सेल्सियस में, तो ये एक फॉर्मूला है और ये उसका ग्राफ है। ये दोनों ग्राफ बिल्कुल लीनियरली प्रोपोर्शनल ग्राफ है, बट यहां पे जो 0 डिग्री टी इज 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में इसका वैल्यू 32 फ़ारेनहाइट है, और जहां पे टेम्परेचर 100 डिग्री है वहां पे फ़ारेनहाइट टेम्परेचर 212 फ़ारेनहाइट है। तो ये दो वैल्यूज आपस में रिलेट करनी लीनियरली, अपने आप ये फंक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम थर्मल एक्सपेंशन की बात करें तो थर्मल एक्सपेंशन और कैलोरीमेट्री दो बातें हमको छोटी छोटी करनी है 2-4 मिनट की। तो थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, यूजुअली ऑब्जेक्ट का अगर टेम्परेचर में डेल्टा टी से इंक्रीज कर दूं तो उसका अगर कोई लेंथ है एल, तो वो लेंथ में थोड़ा सा आपको चेंज दिखाई देगा, मतलब ये एक्सपैंड हो जाएगा। आपने देखा भी होगा कि गर्मियों में पटरियां यानी कि रेलवे ट्रैक थोड़ा एक्सपैंड हो जाते हैं। अगर रेलवे ट्रैक के जो रेल्स हैं उनके बीच में छोटा छोटा गैप नहीं छोड़े तो फिर पटरियां ज्यादा एक्सपैंड होने से बेंड भी हो जाती है, टूट भी सकती है, तो ये बेंडिंग ना हो इसके लिए गैप छोड़ देते हैं। तो ये डेल्टा एल है, चेंज इन लेंथ। तो रूल क्या है? थर्मल एक्सपेंशन क्या है? इंक्रीज इन द डायमेंशन ऑफ बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। अगर इसमें 2-3 तरह के एक्सपेंशन करें तो हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन है, फिर हमारे पास एरिया एक्सपेंशन है, एरियल एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं, सरफेस एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं, और वॉल्यूम एक्सपेंशन है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हम नॉर्मली पढ़ेंगे और इन तीनों को ही हम थर्मल एक्सपेंशन में डाल देंगे। तो अगर लेंथ चेंज की रीडिंग करेंगे तो थर्मल एक्सपेंशन को लीनियर एक्सपेंशन बोल देंगे, और अगर सरफेस एरिया चेंज करेंगे तो सरफेस एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन बोल देंगे। चलिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। ये हमने बोला कि डेल्टा एल बाय एल इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी है, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो आया, हमने बोला फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोल दिया, लीनियर एक्सपेंशन। ऐसे ही अगर एरिया में चेंज हो रहा है तो डेल्टा ए बाई ए इज प्रोपोर्शनल टू टी होगा, तो वहां पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को बीटा लिख देंगे और यहां पे कोफिशिएंट ऑफ सरफेस और वॉल्यूम के लिए भी इसी तरह का रिजल्ट बना लेंगे।
नॉर्मली ये सारे वैल्यूज किसी पर्टिकुलर रेंज पे कांस्टेंट चलते हैं, यानी बहुत ज्यादा चेंज नहीं होते, हालांकि वॉल्यूम सबसे ज्यादा चेंज होने का चांस है, लेकिन हम इसको कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी कह सकते हैं। सुपरफिशियल, वॉल्यूमेट्रिक एंड लीनियर, तीन तरह के हमारे कोफिशिएंट्स हैं। अगर इनके आपस में रिलेशन निकालें तो रिलेशन अमंग अल्फा, बीटा एंड गामा, तो बीटा इक्वल टू 2 अल्फा होता है और गामा इक्वल टू 3 अल्फा होता है, या 3 बीटा बाई 2। तो ये सारे रिलेशन हमारे पास है, यानी 1:2, 2:3 के रेशो में अल्फा:2, बीटा:2, गामा चलते हैं। तो अगर आपको कोई एक एक्सपेंशन कोफिशिएंट दे दिया और दूसरा उसी का ऑब्जेक्ट का यूज करना है, तो आप जैसे अगर लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट दे दिया और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट में जाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर बीटा में जाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये रिलेशन याद रखना है, ये इस तरह के रिलेशन हमको बना लेने हैं। चलिए एक सवाल करके देखते हैं, लिखा हुआ मेटल बॉल। अब यहाँ पे एक लॉजिक है, वो लॉजिक ये है कि जो गैप है यानी सेपरेशन बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स of a body increases when heated। ये पॉइंट मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कई बार कुछ लोगों के दिमाग में एक कंफ्यूजन होता है। मान लीजिए एक मेटल की शीट है, मेटल की शीट, और मेटल की शीट में बीच में एक सर्कुलर होल बना हुआ, ये होल है, यानी यहां पे मेटल है, बीच में होल है। अब मैंने क्या कर दिया, इसको गर्म कर दिया, हीटेड। तो पूछा बताओ होल का साइज बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेटल जो है फ्लो करता है, मतलब भागता है, यानी कि एक्सपैंड होता है। तो अगर मेटल यहां से अंदर की तरफ एक्सपैंड हो गया तो होल का साइज डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मेटल अंदर की तरफ एक्सपैंड होते हुए आ गया, ये जो बॉर्डर है। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि अगर होल में भी कोई मेटल होता, यानी इसको अगर डिस्क से कवर कर दूं तो वो डिस्क भी एक्सपैंड होता। अगर इसको किसी ये जो होल में जितना जगह है उसको उसी शेप के ऑब्जेक्ट से मैं कवर कर दूं तो वो भी एक्सपैंड होगा। तो मेटल हमेशा बाहर की तरफ यानी आउटर डायमेंशन की तरफ ही हमको एक्सपैंड कराना है, यानी जितना सरफेस एरिया ये दुनिया में ऑक्यूपाई कर रहा होगा उससे ज्यादा करेगा। तो आप कहेंगे भाई जैसे यहां पे 2 पॉइंट मैंने पकड़ लिए ए और बी, मैंने कहा किसी भी 2 पॉइंट के बीच का गैप इंक्रीज ही होना है, यानी मेटल ऐसे अगर एक्सपैंड हो जाएगा तो इसका हर पॉइंट का साइज बढ़ना ही है, तो होल जो है उसका साइज भी बढ़ना है। तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि होल ऐसे अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होके छोटा हो जाए। अगर गर्म कर रहे हैं और एक्सपेंशन जा रहा है तो हर पॉइंट के बीच का गैप बढ़ेगा। तो अगर होल है तो होल भी बढ़ेगा, और साइड वाली वॉल्स है तो वॉल्स भी बढ़ेंगे, एज भी बढ़ेंगे, कॉर्नर भी बढ़ेंगे, सब एक दूसरे से दूर जाएगा। तो डायगोनल भी बड़ा हो जाएगा, साइड्स भी बड़ी हो जाएंगी, शेप सारा कुछ डायमेंशंस इंक्रीज होते हैं। चलिए लिखा हुआ 2 rod length L1 L2 having coefficient of linear expansion alpha 1 and alpha and 2 alpha, find the average coefficient of linear expansion। अभी एक रॉड लेंथ L का है और उसका अल्फा दिया हुआ है, दूसरा रॉड का लेंथ 2L है और उसका 2 अल्फा दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। अब पूछा है कि अगर ये पूरे 3L के हिसाब से रॉड बना ले, लेंथ बिकम्स 3L, यानी सीरीज में लगा दिया एक के बाद एक, तो हमने बोला ये लेंथ टोटल 3L हो गया। अब इसका इफेक्टिव अल्फा निकालना है, इफेक्टिव या एवरेज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो इसको कोफिशिएंट के निकालने के लिए इसका चेंज इन लेंथ निकालेंगे प्लस इसका चेंज इन लेंथ निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो डेल्टा L इज इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। डेल्टा L को हमने लिखा 3L अल्फा इफेक्टिव डेल्टा टी, और इसको लिख दिया L1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। क्योंकि दोनों का लेंथ और दोनों का अल्फा गिवन है, तो L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, L2 अल्फा 2 डेल्टा टी इस डेल्टा टी के साथ कैंसिल कर दिया। तो अल्फा इफेक्टिव इस 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो अल्फा इफेक्टिव का वैल्यू आ गया L अल्फा प्लस 4L अल्फा, यानी 5L अल्फा अपॉन 3L, आंसर हुआ 5 अल्फा बाय 3। तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन कैलकुलेट करके दिखाया आपको। आपको सिंपल रखना है कि जो भी चेंज इन लेंथ एक का निकला दूसरे का निकला, वो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला L अल्फा डेल्टा टी।
अगर यहाँ पे ऐसा लिख दे कि अगर चेंज इन लेंथ हमें पता चल रहा है तो क्या फाइनल लेंथ निकाल सकते? तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, फाइनल लेंथ इक्वल टू इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, फाइनल एरिया इक्वल टू इनिशियल एरिया प्लस चेंज इन एरिया 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, फाइनल वॉल्यूम इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो इस तरह के रिलेशन भी बना सकते हैं, इसमें फाइनल वॉल्यूम निकल रहे और इसमें चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन एरिया एंड चेंज इन लेंथ पता चल रहा है। वॉल्यूम एक्सपेंशन के केस में डेल्टा वी इज इक्वल टू वी गामा डेल्टा टी है, या फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू वी 1 प्लस गामा डेल्टा टी है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से मास कांस्टेंट होता है, डेल्टा टी डज नॉट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज। मास अगर चेंज नहीं होता तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी में चेंज आएगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो हमने बोला मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी। तो एक टी टेम्परेचर बढ़ाने पर, डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने पर जो फाइनल डेंसिटी बनेगी, फाइनल लिख देते हैं, डेंसिटी फाइनल इज इक्वल टू डेंसिटी इनिशियल अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे, ज्यादा वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा। एक बार और देख लो, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी फाइनल हो जाएगा मास अपॉन फाइनल वॉल्यूम, और मास अपॉन फाइनल वॉल्यूम को लिख दिया इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो मास अपॉन इनिशियल वॉल्यूम हो गया इनिशियल डेंसिटी, तो फाइनल डेंसिटी इक्वल टू इनिशियल डेंसिटी अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो वो इनिशियल डेंसिटी के टर्म्स में हमने ऐसे लिख दिया, ये वाला रिलेशन याद कर ले। तो वॉल्यूम में 1 प्लस गामा डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेंसिटी में उतना डिवाइड हो जाएगा। नॉर्मली बाइनोमियल एक्सपेंशन से सॉल्व करेंगे तो कभी कभी ये ऊपर जाके ये जो प्लस का फॉर्मूला माइनस भी हो सकता है। तो समटाइम्स डेंसिटी को कुछ कुछ सवाल में आपको ऐसा भी मिलेगा 1 माइनस गामा डेल्टा टी। उसका लॉजिक यही है कि इसको ऊपर ले गए तो यहाँ होल पावर -1 हो जाएगा और बाइनोमियल एक्सपेंशन से -1 अंदर आ जाएगा। तो उस तरीके से आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करना कि पहले यही लिख के आंसर मैच कराना। अगर इससे नहीं आए तो इससे आएगा। जैसे इस सवाल में एक कंटेनर है कॉपर का, कॉपर के कंटेनर में वाटर लिया, लिक्विड भर दिया है। तो अभी लिखा हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ कॉपर दिया हुआ है, सिल्वर में एस है, लिक्विड, ठीक है। तो हमारे पास एक लिक्विड है जिसका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा है, और कॉपर का कोफिशिएंट ऑफ गामा वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा सी है। ये कॉपर का गामा सी है और लिक्विड का गामा है। तो अगर किसी कंटेनर में लिक्विड भर देते हैं और गर्म करते हैं तो कंटेनर भी एक्सपैंड होता है और लिक्विड भी एक्सपैंड होता है। मान लो कंटेनर 2 ml एक्सपैंड हो और लिक्विड 5 ml एक्सपैंड हो, तो मुझे इफेक्टिवली लिक्विड केवल 3 ml एक्सपैंड होता हुआ अपीयर होगा, क्योंकि उसका 2 ml तो कंटेनर एक्सपैंड करके एकोमोडेट कर लेगा। तो मान लीजिए कंटेनर में लिक्विड ऊपर तक भरा हो और केवल लिक्विड एक्सपैंड होता हो और कंटेनर एक्सपैंड नहीं होता हो, तो अगर लिक्विड मान लो 5 ml एक्सपैंड हो गया तो 5 ml यहां से स्पिल कर जाएगा। लेकिन अगर कंटेनर खुद 2 ml एक्सपैंड हो जाए तो कंटेनर उसके 5 में से 2 ml को तो अपने एक्स्ट्रा वॉल्यूम में ही घुसा देगा, तो 3 ml ही एक्सपैंड होगा। तो हम लोग इसी से माइनस करके बोल रहे हैं कि ये जो एपरेंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, एपरेंट कोफिशिएंट इज गामा लिक्विड माइनस गामा कॉपर। अब ये गामा लिक्विड माइनस गामा कॉपर का वैल्यू सी दिया है, तो सी इज इक्वल टू गामा लिक्विड माइनस गामा कॉपर। ऐसे ही सिल्वर के कंटेनर में ये आंसर एस लिखा हुआ, एस है, तो उसको लिख देंगे गामा लिक्विड माइनस गामा सिल्वर। तो क्वेश्चन पूछा है लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सिल्वर बताओ, हमने गामा वाला पता लगाना है। तो अभी देखो इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, यहां पे माइनस, यहां प्लस कर दूं, तो हमारा आंसर आ जाएगा गामा एस माइनस गामा सी इक्वल टू सी माइनस एस। तो हमें गामा एस का वैल्यू चाहिए, तो गामा एस का वैल्यू आया सी माइनस एस प्लस गामा सी। ये गामा एस का वैल्यू आ गया। अब मुझे लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट चाहिए, यानी अल्फा ऑफ स्टील चाहिए, तो गामा ऑफ स्टील बाय 3 कर देंगे, क्योंकि हमने बोला था 1:3 का रेशो होता है। तो सी माइनस एस प्लस गामा सी अपॉन 3। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल कुछ आ सकते हैं जिसमें एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ये सब की बातें होगी। अब हमारा नेक्स्ट 5 मिनट का टॉपिक है कैलोरीमेट्री।
कैलोरीमेट्री में हम हीट ट्रांसफर करके ऑब्जेक्ट को गर्म और ठंडा करेंगे। तो अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को, टेम्परेचर T1 वाले ऑब्जेक्ट को टेम्परेचर T2 वाले ऑब्जेक्ट के साथ मिक्स कर दें, ठीक है, तो या फिर किसी ऑब्जेक्ट को हीट दें, इफ Q heat is given, Q heat is given to an object, then Q से अगर उसका टेम्परेचर चेंज होता है और फेज चेंज नहीं होता, तो हम लोग बोलेंगे Q will be responsible for change in temperature of a बॉडी। ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के चेंज इन टेम्परेचर के लिए क्यू काम करेगा, जो ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन रूल ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर ज्यादा है दूसरे ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर से, और दोनों ऑब्जेक्ट को मैं मिक्स कर देता हूं, तो जो फाइनल टेम्परेचर कंबाइंड ऑब्जेक्ट का बनेगा वो T बन गया। तो आप कहेंगे जी ये ऑब्जेक्ट T1 से T पे गया है और ये ऑब्जेक्ट भी T2 से T पे गया। जैसे गर्म पानी में ठंडा पानी मिला देते तो हम कहते हैं जितना हीट रिलीज हुआ है, यानी कि जितना हीट रिजेक्ट किया है बॉडी ने गर्म से ठंडा होने में, उतना ही हीट अब्सॉर्ब किया है ठंडे ऑब्जेक्ट ने गर्म होने के लिए। या हीट गेन किसी ने किया, गर्म ऑब्जेक्ट ने जितना हीट अपना लॉस किया ठंडा होने में, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। ये एक तरह का हमारा रूल हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड हो गया। और ऐसे में फाइनल टेम्परेचर दोनों ऑब्जेक्ट का सेम हो गया। हम इस कहानी में जो फाइनल स्टेट आ गई उसको थर्मल इक्विलिब्रियम कहेंगे। आप फिर से समझ लो, अगर एक गर्म पानी के बकेट में ठंडा पानी मिक्स करते हैं तो गर्म पानी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, लेकिन जो ठंडा वाला मिक्स किया वो टेम्परेचर पे फाइनल नहीं पहुंचता, उससे ज्यादा होता है। थोड़ा मिक्स करने से जो बीच का टेम्परेचर कहीं अचीव होता है। अब बीच में क्या एकदम मिड पॉइंट का टेम्परेचर आएगा, वो तो उस बात पे डिपेंड करता है कि किस वाटर की कितनी क्वांटिटी मिलाई है। जैसे अगर बहुत सारा गर्म पानी में 1-2 मग ठंडा पानी मिलाओगे तो टुवर्ड्स द गर्म ऑब्जेक्ट ही रहेगा टेम्परेचर, और अगर ठंडे बहुत सारे ऑब्जेक्ट में 1-2 गर्म बकेट 1-2 बाउल गर्म पानी मिलाओगे तो ठंडे की तरफ ही रहेगा। बिल्कुल बीच में तो मेनली तभी आता है जब दोनों के बिल्कुल ऑलमोस्ट बराबर अमाउंट पे आप मिक्सिंग करें, अगर दोनों वाटर है तो कई चीजों पे डिपेंड करता है। यहां पे हम लोग पहला सिचुएशन कर रहे हैं कि हीट देने से अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो हीट और चेंज इन टेम्परेचर आपस में प्रोपोर्शनल है। तो हमने बोला कि और हीट देने से जो टेम्परेचर चेंज होगा वो टेम्परेचर चेंज हीट के भी प्रोपोर्शनल है और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी ज्यादा मास को टेम्परेचर चेंज करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ती है। तो मास जितना ज्यादा लेंगे उतना ज्यादा हीट देना पड़ेगा। तो यहां पे मैंने एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा के एक टर्म बनाया और फॉर्मूला हो गया ms डेल्टा टी, और यहां s को लिख दिया q अपॉन m डेल्टा टी, और इसको बोल दिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। s इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका डेफिनेशन भी ऐसे ही सिंपल है, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर by unit degree by 1 gram of substance। तो एक सब्सटेंस के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज करने के लिए कितना हीट लगेगा, उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक और टर्म है जिसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी, वहां पे मास का टर्म नहीं होता। तो हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी H को लिख दिया हमने Q बाई डेल्टा टी, यानी कि यहां पे मास का टर्म नहीं है, ये केवल ऐसे ही है, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, बस। ये जो हीट कैपेसिटी है ये ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, यानी ऑब्जेक्ट कितना है और कौन सा है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे वाटर का हीट कैपेसिटी अलग,
आइस का हीट कैपेसिटी अलग, आयरन का हीट कैपेसिटी अलग, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग। लेकिन आयरन का हीट कैपेसिटी 5 किलो आयरन का हीट कैपेसिटी अलग, 6 किलो आयरन का हीट कैपेसिटी, दोनों तो आयरन है। हाँ, हीट कैपेसिटी मास पर भी डिपेंड करता है। तो 5 किलो आयरन लेंगे तो उसको गर्म करना एक लेवल ऑफ डिफिकल्टी होगा, लेकिन अगर 50 किलो आयरन लेंगे तो वो और ज्यादा हीट खाएगा, क्योंकि 50 किलो में 5-5 किलो के 10 टुकड़े हैं। तो खेल ये समझ गए कि हीट कैपेसिटी में मास वाला टर्म भी है, वो मिला हुआ है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास से इंडिपेंडेंट है, यानी कि केवल मटेरियल का नाम लेने से। तो मैंने बोला हीट कैपेसिटी कॉपर की होती है या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉपर की फिक्स होती है? तो आप बोलेंगे जब मटेरियल के हिसाब से बोलना है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसलिए किसी भी सवाल में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी जाती है और मास उस ऑब्जेक्ट का अलग से दिया जाता है। जैसे 50 ग्राम आइस को मैंने आइस को -20 डिग्री से -10 डिग्री तक लाने के लिए उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी दे दिया। तो आपको आइस का मास भी दिया जाएगा, तभी आप पता लगा पाएंगे कितनी हीट है। लेकिन हीट कैपेसिटी अगर दी है तो मास जानने की जरूरत नहीं है, फिर सीधा हीट कैपेसिटी को टेम्परेचर डिफरेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू आ जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस समझना, स्पेसिफिक हीट दिया होगा तो मास भी साथ में मेंशन होगा, हीट कैपेसिटी दिया होगा तो मास मेंशन नहीं होगा, केवल डेल्टा टी मल्टीप्लाई करोगे तो वो हीट आ जाएगी जो हीट आपको टेम्परेचर चेंज करने के लिए लगेगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हीट देने से टेम्परेचर चेंज नहीं होता, हीट दिया लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, नो चेंज इन टेम्परेचर, तो आप कहेंगे जरूर फिर ये ऐसा हीट कहीं जा रहा होगा जिससे कि वो हीट यूज भी हो रहा है और फेज चेंज हो रहा है। तो हम बोलेंगे देन फेज ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस। अब या तो हम हीट देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, अगर हीट निकालेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते जा रहे हैं यानी गर्म करते जा रहे हैं, लेकिन वो ना तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है ना टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, तो आप कहेंगे भाई मेरी दी हुई हीट जा आ रही है। तो जरूर उस केस में वो हीट उसके फेस को यानी उसके जो ऊपर जो मतलब उसका शेप है या जो उसका अभी नेचर है, जो उसका नाम है, उसको बदलने में जा रही है। जैसे अगर सॉलिड को हीट दिया और ट्रांजिशन टेम्परेचर है, तो मैंने हीट दिया सॉलिड को तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। और लिक्विड को हीट दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में, यानी उसका इवेपोरेशन हो जाएगा। तो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होते समय हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और लिक्विड को गर्म करके गैस या वेपर में बदलने के लिए बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो आपको अभी ये ध्यान रखना है कि जब भी हम हीट देंगे तो दो में से कोई एक इफेक्ट दिखाई देगा। हम लोग गैसियस स्टेट की बात नहीं कर रहे, हम आइडियल गैसेस की बात भी नहीं कर रहे। अब हम लोग सीधा सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस यानी कि वाटर, आइस से वाटर, वाटर से स्टीम बनाने के सिंपल प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमारे पास आइस थी, आइस को मैंने हीट दिया तो आइस गर्म होने लगी। मान लो -50 डिग्री पे आइस थी तो -50 से 0 डिग्री की आइस तक बना, लेकिन 0 डिग्री पर आइस को हीट देते जाएंगे तो वो 1 डिग्री या 2 डिग्री का आइस नहीं बन सकता, क्योंकि 0 डिग्री उसका 1 atm पे ट्रांजिशन टेम्परेचर है। तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन टेम्परेचर T1 दिखेगा, यहाँ पे T1 पे फिक्स हो जाएगा और T1 चलेगा, फिर T1 से उस T2 टेम्परेचर तक जाएगा जहां पे फिर से फिक्स हो जाएगा और फिर से वो इवेपोरेट यानी कि वेपराइजेशन होगा उसका, वो गैस में कन्वर्ट होगा। तो दो फेज चेंज यूजुअली हमें दिखेंगे और उसमें अलग अलग चेंज के करस्पॉन्डिंग अलग अलग लेटेंट हीट है। तो अगर किसी भी लेटेंट हीट का वैल्यू हमको दिया हुआ है तो उस करस्पॉन्डिंग में टू चेंज द फेज जो हीट लगेगी उसका फॉर्मूला m/l है। L या तो ये वाली लेटेंट हीट है या वो वाली लेटेंट हीट है। अगर मुझे फ्यूजन का मतलब इसको मेल्ट कराना है तो m/l कर दीजिए। L क्या है? L है हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ यूनिट मास, यानी 1 ग्राम मास को चेंज करने के लिए जो हीट लगता है उसको L बोलते हैं। तो m ग्राम मास को चेंज करने के लिए जो हीट लगेगा उसको m/l, मतलब टोटल हीट निकालने के लिए मास से मल्टीप्लाई करना पड़ता है।
स्पेसिफिक हीट की तरह का टर्म है, बट स्पेसिफिक हीट में टेम्परेचर चेंज भी हो रहा है, इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, सीधा हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज, वहां पे चेंज द टेम्परेचर, तो वहां टेम्परेचर चेंज से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ टेम्परेचर चेंज से मल्टीप्लाई नहीं। लेटेंट हीट है कितने मास का चेंज करना, यानी कि 10 ग्राम आइस को अगर मेल्ट कराना है तो अलग हीट लगेगी, और 100 ग्राम आइस को मेल्ट कराना, 80 ग्राम आइस को मेल्ट कराना है, तो जो भी मास दिया जाएगा उसको आइस के लेटेंट हीट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह का आपको ग्राफ नॉर्मली दिखाई देगा। मान लीजिए ये आइस है, तो आइस का टेम्परेचर का मैंने मतलब ये सिस्टम है जो आइस है शुरुआत में, और ये माइनस मान लो -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे था। फिर मैंने हीट देना स्टार्ट किया, तो हम हीट दे रहे हैं टाइम के साथ, तो इसका टेम्परेचर लीनियरली मतलब कांस्टेंट हीट पर सेकेंड, ये dQ/dt कांस्टेंट है। तो अगर हम इसमें हीट देते जाएंगे जैसे जैसे हीट देते जाएंगे, क्यू बढ़ते जा रहा है, क्यू बढ़ते जा रहा है, dQ/dt ने क्यू का ही ग्राफ बना। तो हीट देते जा रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ता जा रहा, फिर टेम्परेचर 0 डिग्री पे आया, तो आइस यहाँ पे 0 डिग्री पे रुक गया। फिर आइस हीट देने से अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा, फिर आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में। तो यहाँ पे आइस टू वाटर कन्वर्जन हो रहा है। तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर 0 डिग्री ही है और यहां से यहां तक पहुंच गया। फिर उसके बाद सारा का सारा वाटर में जब कन्वर्ट हो जाएगा, फिर हीट देते जाओगे तो हीट बढ़ता जा रहा है, इधर टक 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 टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। फिर टेम्परेचर इंक्रीज होके यहाँ पे 100 डिग्री पे पहुंच गया, तो ये मैं लिख दूंगा +100 डिग्री। नीचे तो कहीं से भी ला सकते थे, लेकिन इधर 100 डिग्री पे पहुंच के फिर से सारा वाटर रुक जाएगा और वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद फिर और हीट देंगे तो स्टीम ऐसे गर्म होता हुआ नजर आएगा। कैलोरीमेट्री या कैलोरी मीटर, कैलोरी मीटर एक ऐसे वेसल को कहते हैं जिसमें हम लोग सामान रख के मिक्स करें। तो कैलोरी मीटर इज द वेसल in which we mix the objects। तो क्या होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को गर्म कर रहे हैं या ठंडा कर रहे हैं या मिक्स कर रहे हैं, तो कैलोरी मीटर में करते हैं। मान लीजिए जिसको हम कैलोरी मीटर कह रहे हैं, तो उसमें जब हम गर्म करेंगे या ठंडा करेंगे, तो वहां पे एक वाटर इक्विवेलेंट नाम का टर्म बनेगा, वाटर इक्विवेलेंट। तो वाटर इक्विवेलेंट इज ये कैलोरी मीटर इज water equivalent is the amount of water which takes same heat to change its temperature by same value as कैलोरीमीटर। मतलब एक वेसल को गर्म करा मैंने, तो गर्म करने में ये अपना टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज करने में जितना हीट खाता है, उतने हीट में वाटर का कितना मास गर्म हो जाएगा सेम टेम्परेचर। देखो जितना टेम्परेचर मैंने बोला, कैलोरी मीटर को 10 डिग्री गर्म करना चाहता हूं, तो तुमने कहा चलो ऐसा करते हैं, वाटर को भी 10 डिग्री गर्म करते हैं, और जितना हीट कैलोरी मीटर को गर्म करने में लग रहा है, उतना हीट जितने अमाउंट ऑफ वाटर को लगेगा, वही वाटर का अमाउंट वाटर इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कैलोरी मीटर को तुमको सॉल्व करने के लिए इसका वाटर इक्विवेलेंट अगर दिया हुआ है, तो कैलोरी मीटर का मास और स्पेसिफिक हीट लेने की जरूरत नहीं है, ये उतना ही हीट खाता है जितना इतना m ग्राम ऑफ वाटर खाता है। इसका मतलब इसका पूरा मास m ग्राम ऑफ वाटर के इक्विवेलेंट मान के आपको सॉल्व कर लेना है। तो वाटर इक्विवेलेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का दिया जा सकता है, नॉर्मली कैलोरी मीटर का दिया जाता है। मैं फिर से बोलता हूं, इफ वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ कैलोरी मीटर इज m ग्राम, इसका मतलब है कैलोरी मीटर इज replaced by, in this question replaced by m ग्राम वाटर।
फॉर कैलकुलेशन ऑफ हीट। यानी कि कैलोरी मीटर को गर्म करने के लिए कितना हीट लगेगा, उसके लिए कैलोरी मीटर का मास नहीं चाहिए, उसके लिए कैलोरी मीटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं चाहिए। अगर उसका वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है तो वो कैलोरी मीटर वाटर, इतने ग्राम वाटर की इक्विवेलेंट हो गया। मतलब कैलोरी मीटर हटा दो, आप ये समझो ये कैलोरी मीटर नहीं है, ये इतने ग्राम वाटर है, हमको गर्म करना है इतने ग्राम वाटर। तो मैंने बोला एक कैलोरी मीटर का वाटर इक्विवेलेंट 100 ग्राम है। तो ये सोचो कि कैलोरी मीटर नहीं रखा, वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो 100 ग्राम वाटर के बराबर है, तो उसको उतनी हीट लगेगी गर्म करने में जितनी 100 ग्राम वाटर को लगती है। एक दो सवाल देख लेते हैं। A block of mass 2.5 kg is heated to temperature 500 degree and then placed on a large ice block. What is the maximum amount of ice that can melt specific heat of body is 0.1. अब जो आइस है वो हमने 0 डिग्री पे रखी हुई है ऐसा हम मान लेते हैं, और आइस पूरी मेल्ट भी नहीं हो रही है। इसका मतलब है आइस का फाइनल टेम्परेचर भी 0 डिग्री है, लेकिन आइस केवल वाटर में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, ये हमारा एकमात्र फॉर्मूला है। अब हीट लॉस 500 डिग्री का 2.5 kg का ब्लॉक है, तो एम एस डेल्टा टी इक्वल टू मास ऑफ आइस इंटू एल। ये देखिए ये जो ब्लॉक है इसका मास दिया हुआ है 2.5 kg, kg को हमने ग्राम कर दिया 10 का पावर 3, और इसका 1 ग्राम 1 डिग्री चेंज करने के लिए 0.1 कैलोरी हीट देता है, तो 0.1 कैलोरी हीट कर दिया, और 1 ग्राम 1 डिग्री से, और 500 डिग्री से 0 डिग्री पे आना है क्योंकि आइस मेल्ट 0 डिग्री पे हो रहा होगा, तो यहाँ पे 500 डिग्री माइनस 0 डिग्री कर दिया, और इक्वल टू मास ऑफ आइस कितना मेल्ट हुआ हमें पता नहीं है, लेकिन लेटेंट हीट का वैल्यू ये नोन वैल्यू है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम, तो 80 कैलोरी पर ग्राम हो गया, तो यहाँ पे ग्राम ऑफ आइस मतलब ग्राम के टर्म्स में मास आ जाएगा। तो मैं अभी इसको डिवाइड कर देता हूं, तो ये हो गया 2.5 इंटू 10 का पावर 3 इंटू 500, तो मैं अपॉन 80, ये हमारा मास ऑफ आइस आ गया। मैं 10 का पावर 3 को तो वैसे ही कर देता हूं तो kg हो जाएगा, ये एक जीरो कट गया। 12.5 है ये, तो आया 125/8, तो 5 हो गया ऐसे। uh, 145 यानी कि 40.5 बचा, 5 पे 0, 6 हो गया 625, ये हमारा 15.625 kg आ गया, इतना आइस मेल्ट हो जाएगा। 10 ग्राम ऑफ आइस है 0 डिग्री केप्ट इन ए कैलोरी मीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम। देखो 10 ग्राम आइस है लेकिन ऐसे कैलोरी मीटर लिखा है जिसका वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम है, यानी कैलोरी मीटर को आप 10 ग्राम वाटर के बराबर ट्रीट करेंगे। हाउ मच हीट शुड बी सप्लाइड टू द एपरेटस टू इवेपोरेट द वाटर दस फॉर्म्ड। तो हमने क्या लिखा कि एक कैलोरी मीटर है जो खुद 10 ग्राम वाटर के बराबर है और उसमें 10 ग्राम आइस है। आइस रखेंगे तो आइस पहले मेल्ट होगा, फिर आइस वाटर में कन्वर्ट होगा, तो 10 ग्राम आइस है तो 10 ग्राम वाटर बन जाएगा, और वो 10 ग्राम आइस 10 ग्राम वाटर बनके 0 डिग्री से 0 डिग्री पर पहले आइस मेल्ट होगा, तो 0 डिग्री का वाटर बनेगा, यहां पे हीट लगेगी, फिर वाटर जो 0 डिग्री का होगा वो 100 डिग्री का वाटर में कन्वर्ट होगा, यहां पे हीट लगेगी, और 100 डिग्री का वाटर इवेपोरेट होके 100 डिग्री के स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पे हीट लगेगी। ये एक हीट यहां, एक हीट यहां लगेगी, एक हीट यहां लगेगी, और चौथी जो हीट लगेगी वो हीट लगेगी
इस कंटेनर को गर्म करने में, कंटेनर 10 ग्राम के बराबर है, लेकिन शुरुआत में कंटेनर का टेम्परेचर 0 था और बाद में कंटेनर 0 डिग्री से 100 डिग्री जाएगा। ये कोई मेल्ट नहीं होगा, ये कोई फ्यूज नहीं होगा, ये कोई स्टीम नहीं बनेगा। ये 100 ग्राम वाटर के बराबर जरूर है, लेकिन वाटर है नहीं, तो इसको 0 से 100 जाने में जो लगेगा, जैसे इसको 0 से 100 जाने लगा, बस वही कैलोरी मीटर को लगेगा। वो 100 के बाद ना तो इवेपोरेट होगा, ना 0 पे वो फ्यूज हो रहा होगा, यानी कि मेल्ट हो रहा होगा। तो मेल्टिंग के लिए यहाँ पे 10 ग्राम लिखा है, तो 10 ग्राम आइस मेल्ट होने के लिए 80 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 10 ग्राम जो वाटर बन गया, तो 10 ग्राम वाटर इंटू एम एस डेल्टा टी। एस का वैल्यू 1 होता है, डेल्टा टी का वैल्यू 100, क्योंकि 0 से 100 डिग्री जा रहे। फिर 10 ग्राम जो स्टीम बनाना है, उसका हीट होता है 540। ये Q1 Q2 Q3 हो गया, प्लस 10 ग्राम कैलोरी मीटर, 10 ग्राम वाटर के बराबर है, वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 हो गया, इंटू 100 माइनस 0। तो ये यहां और यहां ये 10 ग्राम वाटर सचमुच अंदर गर्म हो रहा है, और कैलोरी मीटर भी 0 से 100 तक गर्म हो रहा है 10 ग्राम वाटर के बराबर। तो ये 20 ग्राम दिखेगा, बाकी दोनों चेंज केवल अंदर के आइस में ही हो रहे। तो टोटल हीट का आंसर इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो बस ये याद रखना है कि कैलोरी मीटर वाटर इक्विवेलेंट की तरह काम जरूर करता है, लेकिन वो वाटर होता नहीं है। तो वाटर अंदर का अगर इवेपोरेट हो रहा है, तो कैलोरी मीटर इवेपोरेट नहीं होगा, वो केवल वाटर की तरह टेम्परेचर चेंज कर रहा है, बस उतना ही उसका खेल है। तो हमने ये जो कैलोरी मीटर के बारे में सवाल पढ़ा और थोड़ा थर्मल एक्सपेंशन के बारे में एक आध चीज करी, वो थोड़ा आप मिलाना, ज्यादा नहीं है, उसको सीख लो, 2-4 प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लो। नमस्कार।